द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक को आज हम स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट ही लिंक शेयर किया है वीडियो का, तो एक बार वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट का, उसके बाद से स्टार्ट कर लेते हैं। आने दीजिए बाकी सबको भी। सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो भी समय आ गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जिनको आना होगा आते रहेंगे और जिनको देखना होगा बाद में देख लेंगे। तो देखिए, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी वाइज, जैसे हमने पी ब्लॉक एलिमेंट को किया वैसे ही। चलिए, तो मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। स्टार्ट करते देखिए, पहली लाइन में लिखा है the D block of the periodic table contains the element of the group 3 to 12. Okay, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। इसमें बात यह है कि in which the D orbital are progressively filled in each of the 4 long periods. बात समझ गए? 4 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, 4 पीरियड्स होंगे जिनको हम 3D 4D 5D 6D बोलते हैं। 3D 4D 5D और 6D एलिमेंट्स बोलते हैं। ये 4 ग्रुप, ये 4 पीरियड्स हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर ये पीरियड्स हैं, ठीक है, 3D 4D 5D 6D, और यहाँ पर 3 से लेके 12 तक ये ग्रुप्स है। ओके, तो 3 से लेके 12 तक के ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोल रहे हैं पीरियोडिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, The elements constituting the F block are those which are 4F and 5F. जो नीचे होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, आपने नीचे कुछ एलिमेंट्स को देखा होगा, you might have seen, I think इसी में अभी दिख जाएगा। ये जो पीरियोडिक टेबल में नीचे देखा होगा ना, नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं these are F block elements। तो सिंपल सी बात है, उनको F block एलिमेंट बोलते हैं। इनके 2 ग्रुप्स होते हैं, 4F और 5F, ठीक है, 4F और 5F। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ये 4F और ये 5F ग्रुप के, ठीक है, सॉरी पीरियड के, ये 2 पीरियड्स होते हैं जिसमें F ब्लॉक एलिमेंट्स कैटेगराइज्ड होते हैं। ओके, इसके अंदर F ब्लॉक एलिमेंट्स कैटेगराइज्ड होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सो यहां तक बात हो गई है। 4F एंड 5F ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन द लेटर 2 लॉन्ग पीरियड्स। ओके, 2 पीरियड होते हैं, बात समझ गए ना। These elements are formal member of group 3 from which they have been taken out to form a separate F block of the periodic table. देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये बेसिकली ये जो एलिमेंट है ना वो ग्रुप 3 के ही पार्ट है, ठीक है। These are the formal members of group 3, मतलब ग्रुप 3 के ही पार्ट है ये, लेकिन हमने क्या किया है, जिससे हमारी पीरियोडिक टेबल थोड़ी सुंदर दिखे उसके लिए हमने क्या किया, इनको निकाल के नीचे अलग से रख दिया, ठीक है। फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन आउट टू फॉर्म अ सेपरेट F ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द नेम ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द एलिमेंट्स ऑफ D ब्लॉक एंड F ब्लॉक रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि D ब्लॉक एलिमेंट को अगर हमें रेफर करना है तो हम उसको बोल देते हैं ट्रांजिशन मेटल, और F ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर रेफर करना है तो हम बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। नॉर्मली आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। कौन कौन से नहीं होते? जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी,
ये नो नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ओके। चलिए, तो आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक काम कर देता हूं, मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। तो ये लाइन आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये जो लाइन मैंने बोली है। आगे चलते हैं। देयर आर, देखिए, देयर आर मेनली 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मैटर। मेनली तो 3 ही सीरीज होती हैं, है ना, जैसे 3D सीरीज होगी, 4D सीरीज होगी और 5D सीरीज होगी, ठीक है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, फोर्थ जो 6D सीरीज है, विच बिगिंस विद एक्टियम, is still incomplete. The 2 series of inner transition metal 4F and 5F are known as lanthanoid and actinoid respectively. Actually में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6 से लेके 12 तक ऐसे करके, ठीक है। ये 3 से लेके 12 तक यहाँ पर 3D होता है, यहाँ पर 4D होता है, यहाँ पर 5D होता है और यहाँ पर 6D होता है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है, 6D सीरीज जो है ना वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसके अंदर 4F और 5F भी है, उसके अंदर 4F और 5F भी है, ठीक है। 4F और 5F भी है। 4F को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड, 4F को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड और 5F को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड, ठीक है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्चुअली में हम लोग ना मेनली 3D 4D 5D के बारे में ही बातें करेंगे। पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो ये वाली बातें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अपने सामने पीरियोडिक टेबल रखो, एक सेकंड, अभी हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। नीचे तो होगा ही पीरियोडिक टेबल इसमें, हाँ ये रहा ना, ठीक है। अभी देख लेंगे आगे चल के तो पता चल जाएगा अच्छे से, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा तो 3D 4D 5D आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो द नेक्स्ट लाइन इज, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन which has incompletely filled d orbitals in the ground state or in any one of its oxidation state। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन किया गया। यहां पर यह बोला गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, वापस सुनेंगे, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन, किसको हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbitals, जिसके अंदर d ऑर्बिटल्स पूरे फील्ड नहीं है इन द ग्राउंड स्टेट, जब वो ग्राउंड स्टेट में हो तो, और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ना तो ग्राउंड स्टेट में ना ही किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी d ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए होने चाहिए, ये बात याद रखेंगे। तो यहां पर एक लाइन हो गई इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा था आपसे, मैंने बोला था कि सारे d ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, तो यहां पर एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, दोज d ब्लॉक एलिमेंट्स, दोज d ब्लॉक एलिमेंट्स which has incompletely filled d orbitals in ground state or in any of its oxidation state। ना तो ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड होगा, ना ही किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, ओके। चलिए, तो ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट की परिभाषा।
मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जिंक की अगर मैं बात करूं ना, यहां पर एक बार बात कर ही लेते हैं जिंक। चलिए बात कर लेते हैं जिंक। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 3d10 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिंक। ओके, और जिंक का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना दैट इज Zn+2। तो जिंक Zn+2 में अकर हो सकता है। अब देखिए यहां पर Zn+2 में भी अगर अकर हो जाता है वो, तो भी यहां से s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो उस केस में अगर मैं Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जिंक में Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो आई विल गेट 3d10 4s0। अभी भी यहां पर d ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो वो तो ग्राउंड स्टेट में भी भरा था, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में आया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जब उसको मिल गई, तो भी वो कंप्लीटली फिल्ड ही है। यहां पर देखिए D10, यहां पर देखिए D10 दिख रहा है। तो D10 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझे? तो एक्चुअली मैं यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हो, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन मेटल। जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, एज डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर कोई पॉइंट लगता है इंपॉर्टेंट आपको लिखने वाला, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो। इतना ठीक है ना? चलिए अब ध्यान दीजिए एक बात और, मैं यहाँ पर एक बार कॉपर का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ जिंक का मैंने एग्जांपल लिया है आपके सामने कि जिंक तो भाई ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन कॉपर ट्रांजिशन मेटल है। तो अब ध्यान से देखेंगे ये वाले पॉइंट को जो मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस पर एक बार गौर करेंगे। एक्चुअली में हम यहाँ देखना चाहते हैं कि कॉपर का केस लेना चाहते हैं। तो कॉपर का एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1, है ना? मतलब यहाँ पर एक्चुअली में ये कॉपर का यहाँ पर डब्बा भी होगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पर वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वैलेंसी सेल में अंदर इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं। तो 3d10 4s1 हो गया कॉपर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Cu+, तो कॉपर मान लो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 4s0। ओके, लेकिन अगर कॉपर +2 में चला जाता है ना, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9 4s0। यहां पर देखिए अब भी कॉपर +2 में नॉट कंप्लीटली फिल्ड। एक सेकेंड ना, डी ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, डी ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, बट डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ओके, अगर यहां पर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, व्हाट डज इट मीन? कॉपर इज ट्रांजिशन मेटल। ठीक है भाई, कॉपर ट्रांजिशन मेटल है। तो कॉपर ग्राउंड स्टेट में तो डी पूरा भरा हुआ है, कॉपर के ग्राउंड स्टेट में तो डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में दैट इज कॉपर +2 की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर डी पूरा भरा नहीं है, वहां पर डी पूरा भरा नहीं है। डी में सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डी ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। तो इसका ये मतलब हुआ कि कॉपर बाई ट्रांजिशन मेटल होता है। लेकिन जिंक का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज Zn+2। अगर Zn+2 भी ले लें तो भी D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। इसका मतलब जिंक एक ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकता। अगर जिंक नहीं हो सकता तो कैडमियम भी नहीं हो सकता, मरकरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों भाई एक ही ग्रुप में तो आते हैं,
12th ग्रुप में आते हैं। ठीक, कौन से ग्रुप में आते हैं? 12th ग्रुप में। ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर 12th ग्रुप में आएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, और जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, वही लाइन फिर से हम पढ़ लेते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी of group 12 have full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state, that is +2। तो +2 oxidation state में भी उनका D10 configuration होता है। Hence are not regarded as a transition metal, इसीलिए वो transition metal नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए वो transition metal नहीं होते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको भी, मतलब समझ में आ गया होगा सब बहुत अच्छे से। However, being the end members of the 3 transition series, okay, however, being the end members of 3 transition series, their chemistry is studied along with the chemistry of transition metal, है ना? क्योंकि भाई एक्चुअली में वो एंड मेंबर्स है ना 3 ट्रांजिशन सीरीज के। 3 ट्रांजिशन सीरीज कौन हो गया? 3D 4D 5D। सो 3D 4D 5D के लास्ट में पाए जा रहे हैं, तो इसीलिए द केमिस्ट्री स्टडीड अलोंग विद द केमिस्ट्री ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, द प्रेजेंस ऑफ पार्टली फिल्ड d और f ऑर्बिटल इन देयर एटम्स सेट द स्टडी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, कुछ खास नहीं है, देखिए आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। However, the usual theory of valency is applicable to the main group element can also be applied successfully to the transition element। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है, जो वैलेंसी का थ्योरी है ना, applicable to the main group elements can also be applied successfully to the transition elements। तो जो अभी तक हमने वैलेंसी सेल के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी लग जाएंगे। Various precious metals such as silver, gold and platinum and industrially important metal like iron, copper and titanium form part of transition metal। ठीक है, मैं ये सब जो important सा नहीं है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी में निपटा दे रहा हूं। In this unit, beside introduction, we shall first deal with the electronic configuration, occurrence and general characteristic of transition element with special emphasis on trends in the properties of the first row 3D transition metal and the preparation एंड प्रॉपर्टी। मतलब बकवास है ये ना, इसको तुम खुद ही पढ़ लेना, कुछ ऐसा नहीं है, कहानी वाइज चल रहा है। चलिए, सो द नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डी ब्लॉक स्टार्ट होता है अब यहां से। तो अभी तक चला है बकवास, हमने की है बकवास। ठीक, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे अपना डी ब्लॉक एलिमेंट की थ्योरी को। चलिए, कोई बात नहीं, जो अभी तक नहीं जिन्होंने ज्वाइन किया था डजंट मैटर, आप ज्वाइन कर रहे हैं बहुत बढ़िया है ना, आपने बढ़िया टाइम पे ज्वाइन किया है। तो अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपना डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहला है भाई पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। भाई पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? एक काम करते हैं ना, हम लोग पहले एक बार पीरियोडिक टेबल को एक्चुअली देख लेते हैं, है ना। एक बार पीरियोडिक टेबल को हम लोग एक बार देख लेते हैं, वेट करो थोड़ा सा। पीरियोडिक टेबल पिक्चर, देखो मैं तुम्हारे सामने ये दिखा रहा हूं, देखो इसको अच्छे से। यहां से समझाना स्टार्ट करूंगा। ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, खुल गई है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें एक्चुअली में यहां पर ये देखो, ये वाला ना ग्रुप नंबर 13 है, सॉरी ग्रुप नंबर 3 है ये, ठीक है। फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, ये 3 से लेके 12 तक है। एक सेकंड, एक काम करते हैं हम लोग इसको
कॉपी कर लेते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट कर लेते हैं ना यहाँ पर, फिर अच्छा रहेगा। ये हमें काम तो पड़ेगा ही इसका। हीरा आ गया हमारे सामने, दो दो आ गए नहीं, ये वाले को हटा दें। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको जूम। देखो अच्छे से, एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में ये भैया तीसरा ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ है। तो ये देखिए ये 3 से लेके ये 12 तक हमारे ये ग्रुप्स हैं जिनकी मैं अभी तक बात कर रहा था, 3 से लेके 12 तक। और ये जो ये पूरा है ना, ये पूरा एक्चुअली में ये पूरा ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहला रहा है, समझे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहला रहा है। और ये जो है ना ये पूरे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहला रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पीरियड है इसको 4F बोल रहे हैं, और ये वाला जो पीरियड है इसको 5F बोल रहे हैं। ओके, अब ये वाली जो सीरीज है ना, ये वाली एक्चुअली में ये वाली जो सीरीज है इसको हम बोल रहे हैं 3D। यहाँ से स्कैंडियम से ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है। ओके, 3D 4D और 5D हम लोग इसी का एनालिसिस करेंगे मेनली, 3D का, 4D का और 5D का, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। लेकिन बाकी ये जो सब है, ये वाले सब, ये सब क्या है, ये सब है ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ये जो है ना, ये बेटा क्या है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। बात समझे, तो इन्हीं को हम स्टडी करेंगे अब। 3D 4D 5D समझ में आया, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें अब, आ जाते हैं यहां पर वापस से। पोजीशन आप समझ गए एकदम सेंटर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम पोजीशन समझ गए ऑलरेडी, तो यहां से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। The D block occupies the large middle section flanked by S and P block in the periodic table। तो S और P के बीच में है, फ्लैंक है। फ्लैंक मतलब वो जो सैंडविच होता है ना, तो बीच में एक्चुअली आलू होता है, आलू की टिक्की। तो एक ऊपर P ब्लॉक है, एक नीचे S ब्लॉक है, और बीच में कौन है, बीच में है आपका D ब्लॉक। तो D ब्लॉक फ्लैंक है, ठीक है। इट इज फ्लैंक्ड बाय S and P block in the periodic table। The very name transition given to the element of D block is only because of their position between S and P block element। तो नाम का हिस्ट्री बता रहा है कि नाम कहां से आया। तो नाम आया भाई S और P, S और P के बीच में। तो S से ट्रांजिशन पर जाएंगे तो D आएगा, और P से इधर ट्रांजिशन पर जाएंगे तो भी D आएगा, ओके। The orbital of the penultimate energy level in their atom receive electron giving rise to the 3 rows of the transition। मतलब 3D 4D 5D ये 3 मेन हमारे पास पीरियड्स होंगे जिसके लिए हम पढ़ेंगे। The 4th row of 6D is still incomplete। These series of transition elements are shown in the table 8.1। चलिए बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, लिख दो यहाँ पर n-1 d1 to 10 होगा,
और NS1 to 2 होगा। इसको बोलते हैं आउटर मतलब वैलेंसी शेल। एक सेकंड, ठीक है, आउटर शेल बोल दे रहे हैं और इसको बोल देंगे पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, चलिए n-1 stands for the inner d orbital. n-1 stands for the inner d orbital which may have 1 to 10 electrons. ठीक, तो n-1 वाला जो d orbital है उसको हम inner d बोलेंगे अगर पेनल्टीमेट शेल में होगा तो। ठीक है, अब इसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एंड आउटर मोस्ट ns orbital may have 1 or 2 electron. However, the generalization has several exceptions because of very little energy difference between n-1d and ns orbital. तो बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है भाई n-1d और ns। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो n+l रूल। Furthermore, half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. ये सब आप जानते होंगे, एक बार बस मैं पढ़ दे रहा हूँ। हाफ फिल्ड कंफिग्रेशन और फुली फिल्ड कंफिग्रेशन जनरली ज्यादा स्टेबल होती है। A consequences of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper in 3D series. तो क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। यू रिमेंबर आई थिंक, है ना, क्रोमियम और कॉपर में मिलेगा आपको एक्सेप्शन। वो इसी वजह से होता है कि वहां पर फुली फिल्ड कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है दैट इज 3d10 4s1। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1 इसी वजह से। कंसीडर द केस ऑफ क्रोमियम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्रोमियम का कंफिगरेशन देखिए ध्यान से, आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल विच हैज 3d6 4s1 इंस्टेड ऑफ 3d4 4s2। ठीक है, द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट 3d and 4s of orbitals is small enough to prevent electron entering 3d orbital. आई होप आप समझ गए होंगे वहां पर। ठीक है, ओके, एक सेकंड, इसमें कहां पर है ये सब चीज, वेट कर रही थी। ये तो गलत लिखा है, इसको सही कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलो, ये वाला पॉइंट समझ में आया ना तुम्हें? जैसे क्रोमियम है तो मैं इसको अलग से नीचे ले लेना। ठीक है, तो क्रोमियम को हमें कैसे फिल करना चाहिए था? हमें ऐसे फिल करना चाहिए था 3d4 4s2 ऐसे फिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसे फिल करने में एक दिक्कत है। अगर मान लो हमने क्रोमियम को ऐसे फिल कर दिया, ऐसे करके 3d5 4s1 या ऐसे करके फिल कर दिया, तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इट विल बी मोर स्टेबल। व्हाई इट इज मोर स्टेबल? बिकॉज यहाँ पर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। बात समझे? और यहाँ पर सिमिलरली कॉपर में ये ज्यादा स्टेबल है 3d10 4s1 क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है या फुली फिल्ड है। बात समझ गए ना? ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर की भी बात मैं बोल चुका हूं तो वापस से क्या बोलूंगा। देखिए ये फर्स्ट सीरीज है, 3D सीरीज है। 3D सीरीज का यहाँ पर आपको दिखाया गया है, मैं एक बार देख ले रहा हूँ, एक बार बता दे रहा हूँ। स्कैंडियम आएगा, टाइटेनियम आएगा, वेनाडियम आएगा, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 3D सीरीज है, आपको रटना है, आपको ये याद करना है। एक्चुअली में 3D सीरीज पूरी अच्छे से याद रखनी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे पूरा एकदम रटना है। ठीक है, और यहां पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार सबकी लिख लेते हैं। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं यहां पर, आपको याद रखना है सारी चीजें। स्कैंडियम का क्या हो जाएगा?
3d1 4s2 देख लो ध्यान से, मैं सबका लिख रहा हूं एक बारी। तो स्कैंडियम हो गया, फिर टाइटेनियम आ गया 3d2 4s2, वैनाडियम 3d3 4s2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम। क्रोमियम का क्या आ जाएगा, यहां पर एक्सेप्शन है 3d4 4s2 नहीं होता है, 3d5 4s1 होता है, ठीक है। क्रोमियम आ गया, फिर मैंगनीज ले लेते हैं, तो मैंगनीज का क्या आ जाएगा 3d5 4s2 आ जाएगा मैंगनीज, ठीक है। फिर आयरन आ जाएगा 3d6 4s2, फिर कोबाल्ट आ जाएगा 3d7 4s2, ठीक है। फिर निकेल आ जाएगा, यहां पर निकेल को ले लेते हैं, दैट इज 3d8 4s2। फिर आ जाएगा आपका कॉपर आ जाएगा, यहां पर भी एक्सेप्शन है 3d10 4s1 हो जाएगा, और जिंक आ जाएगा यहां पर 3d10 4s2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। अच्छा ये डब्बा भी बनता है ना, ऐसे करके, तो चाहो तो बना लेना। इस डब्बे का क्या मतलब होता है कि भाई यहां तक तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, ठीक है। बाकी हमने ये वैलेंसी शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, ये सब वैलेंसी शेल्स है हमारे, 3d1 4s2। तो आपको ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सबकी रटी हुई होनी चाहिए। सो 3d सीरीज में वापस से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ओके। तो all these elements belongs to 3d series. Again I am speaking, all these elements belongs to 3d series. Hopefully आपको याद हो गई होगी 3d series, okay. Scandium, again I am speaking with you. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, खुद भी बोलो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपको अंतर दिखेगा वो एक तो क्रोमियम में दिख जाएगा और यहां पर आपको कॉपर में दिख जाएगा। तो क्रोमियम और कॉपर आपके एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे, बिकॉज यहां पर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल आपको मिल रहा है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल आपको मिल जाएगा और कॉपर में आपको फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिल जाएगा, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिल जाएगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। कोई डाउट होगी तो पूछ लेना। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड सीरीज पर, ठीक है। सेकेंड सीरीज दैट इज 4D सीरीज। सो दिस इज 4D सीरीज है ना, ये हमारा 4D सीरीज है, ये हमारा 4D सीरीज है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, this is what we call yttrium, okay. yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver और cadmium, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स है सेकेंड सीरीज में। एक्चुअली 3D ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4D सीरीज है। 4D सीरीज में भी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेंगे। यहाँ पर 3D की जगह 4D कर देना और यहाँ पर 4S की जगह 5S कर देना, बस बाकी सब कुछ एकदम सेम है। फिर यहाँ पर थर्ड सीरीज दैट इज 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में हम लोग क्या बात करेंगे, लैंथेनम, हैफनियम, टेक्नीटियम, एक सेकेंड यार, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, रदरफोर्डियम, वैनाडियम, नियोडियम, टेंटेलम, टेंटेलम है ये ना, टेंटेलम, दिस इज टेंटेलम, डब्नियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबॉर्जियम, मैग्नीज, टेक्नीटियम, दिस इज टेक्नीटियम, ओके, दिस इज टेक्नीटियम, दिस इज लैंथेनम, हैफनियम, ठीक है। टेंटेलम, दिस इज टेंटेलम, ओके, दिस इज टेंटेलम, TA, एंड दिस इज टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, आइरिडियम, दिस इज आइरिडियम, प्लैटिनम, ओके, गोल्ड, मर्क्यूरी। So this is third series, okay, third series है ये। What we called it as 5D series. Why we called it as 5D series? Because the inner d orbital is 5D orbital.
So this is why it is called as 5d series element. So now the fourth series is actinium, rutherfordium, dubnium, seaborgium. This is seaborgium. मैं एक बार बोल दे रहा हूं बस ऐसी. This is seaborgium. फिर टेक्नीडियम, रेनियम, बोरियम. This is बोरियम. ठीक है. हैशियम, मैग्नोरियम, डार्मस्टैडियम. DS मतलब डार्मस्टैडियम, रॉन्जीनियम, अनंबियम. यूयूबी मतलब अनंबियम. ओके. सो दिस इज फोर्थ सीरीज. मैंने आपको पूरा बोल दिया है, लेकिन ये एक्चुअली में थर्ड और फोर्थ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 3D सीरीज. तो 3D सीरीज एक बार आपको वापस से बोल रहा हूं जिससे याद हो जाए. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से याद रखना है इसे. ठीक है. ओके, नाउ वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट लाइंस. देख लेते हैं आगे क्या लिखा है. देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला n-1d10ns2. द ऑर्बिटल्स इन दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड. मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो d ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में, एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब अगर जिंक +2 में भी चला जाएगा तो भी d पूरा भरा हुआ है. d तब भी भरा है, तो कोई जगह नहीं है d के लिए. देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, इसलिए उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं. किसको? जिंक, कैडमियम, मरकरी को. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. The d orbitals of the transition element project to the periphery of an atom more than the other orbitals. यहां पर देखो बोल रहा है कि एक्चुअली में जो d ऑर्बिटल है ना ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो एटम की पेरिफेरी पर होता है, मतलब न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, लेकिन s और p न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है. Hence they are more influenced by the surrounding as well as affecting the atoms or molecules surrounding them. बात समझिए, क्योंकि वो बहुत ऊपर है, मतलब पेरिफेरी पर है, तो वो एक्चुअली में सराउंडिंग से इंफ्लुएंस हो जाएगा. न्यूक्लियस का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है. न्यूक्लियस का कंट्रोल d ऑर्बिटल्स पर इतना ज्यादा नहीं होता जितना s और p पर होता है, इसलिए उनको सराउंडिंग से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल जाएगी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. In some respect, ions of given d and configuration n1 to 9 have similar magnetic and electronic properties. With partly filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties such as display of variety of oxidation state, formation of colored ions, and entering into complex formation with a variety of ligands. देखो यहाँ पर क्या लाइन है, ये सब लाइन एक्चुअली में आपको आगे समझ में आएगा जब तुम चैप्टर में आगे प्रोसीड करोगे, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि वो सराउंडिंग से अफेक्ट हो जाते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल जो होता है पेरिफेरी पर होता है, न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो सराउंडिंग में अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो उससे उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पर इस चीज को हम आगे चल के अच्छे से कवर कर लेंगे, जो चीज बोली है. अभी इतना फोकस मत करो इस पर. द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स also exhibit catalytic property. कैटेलिस्ट की भी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट में. आपने देखा होगा आयरन को कैटेलिस्ट मान लेते हैं कई बार. ठीक है, तो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है इनके पास. एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. यू नो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं. या खाली डी ऑर्बिटल क्यों बोलो? ऑर्बिटल्स आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड. ऑर्बिटल्स आर नॉट, ऐसे मत बोलो. सबसे बढ़िया होगा इसको when there is unpaired electron. When there is unpaired electrons. ठीक है, unpaired electrons जहां पर भी होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पैरामैग्नेटिक. लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो वहां पर उसे हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं. ओके, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं. All these characteristics have been discussed in the detail later. ठीक है, ये देखो अभी ना बकवास कर रहा है, अभी इतना इंटरेस्टिंग सा बना नहीं रहा है. बात समझ रहे हो? ऐसे बकवास सी कर रहा है अभी. ये सब एक्चुअली में हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा हुआ है,
तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये वाला पार्ट बोरिंग लग रहा है, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं है, इसमें कुछ खास बात नहीं है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, खास बात आगे मिलेगी जरूर। देयर आर ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन कंट्रास्ट टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज होती हैं एक्चुअली, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना 3D 4D 5D को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज बोल रहा है, ऐसे ऐसे करके सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम 3D पढ़ेंगे, 4D पढ़ेंगे और 5D पढ़ेंगे, ये मेनली पढ़ेंगे हम। बात समझिए, ये बोल रहे हैं इन कंट्रास्ट टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप वाइज इसमें सिमिलरिटीज ठीक है होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज ज्यादा होती है इसमें। However, some group similarities also exist. ग्रुप सिमिलरिटीज भी होती है, ठीक है। ग्रुप में ग्रुप सिमिलरिटीज का मतलब समझ रहे हो, जैसे भाई जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये एक ही ग्रुप में पाए जा रहे हैं ये तीनों, तो ये इसको बोलेंगे हम, इनके अंदर जो भी सिमिलरिटीज होंगी उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप सिमिलरिटीज, इसको हम लोग बोल देंगे ग्रुप सिमिलरिटीज, ठीक है। लेकिन जो 3D एलिमेंट्स हैं, है ना, 3D एलिमेंट्स हैं, उनको हम बोलेंगे उनके अंदर अगर सिमिलरिटीज हैं तो इस सिमिलरिटी को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। सो यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या ट्रांजिशन एलिमेंट में ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज पाई जाती हैं इन कंट्रास्ट टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। However, some group similarities also exist. We shall first study the general characteristics and their trends in the horizontal rows, particularly 3D row, and then consider some group similarity. तो पहले हम लोग 3D similarity देखेंगे, एक horizontal similarities की बातें करेंगे, ठीक है। ले लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल सबसे पहले, that is 8.1 example. On what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? Scandium एक transition element है, तो कुछ नहीं है यार, इनकम्प्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल होता है स्कैंडियम में, लेकिन जिंक में तो ना जिंक के ग्राउंड स्टेट में है ना जिंक के एक्साइटेड स्टेट में। ओके, तो यहां पर जिंक तो मैंने आपको बता दिया है कैसे वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट यहां पर ऑब्वियसली स्कैंडियम तो होगा ना, ऑब्वियसली स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल अभी भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, उसके अंदर स्पेस है, तो इसलिए स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जिंक में D10 है और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर जिंक चला गया तो भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स 4d10 in its ground state. How can you say that it is a transition element? बताओ, कोई बताएगा? जो लोग देख रहे हो चलो थोड़ा बताओ यार, ऐसे इंटरेस्ट सा क्रिएट करो, बोल दिया करो, तुम चुप्पी साधे बैठे रहते हो यार, बताओ थोड़ा बहुत ऐसे इंटरेक्शन करो। अभी यहाँ पर मैं तुमसे खुद पूछ रहा हूं कि बताओ आप, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 4d10 है, फिर भी वो कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है? नाउ यू हैव टू टेल दिस क्वेश्चन। एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू the reason behind this question, but now it's your turn कि आप बताओ। चलो मैं ही बता रहा हूं, कॉपर वाला एक्चुअली में जो एग्जांपल है ना वही सिल्वर पर लग जाएगा। कॉपर वाला यू नो 3d10 4s1 था वहां पर, तो कॉपर +1 कॉपर +2, तो कॉपर +2 में वो डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे थे, ठीक है, तो वही वाला रूल लग जाएगा यहाँ पर। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। सो नाउ वी आर कमिंग टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना, आज के लिए काफी सा लग रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।